कल कारखानों की वृद्धि करते समय ये सोचा जाता है कि इससे आर्थिक लाभ बढ़ेगा, किंतु ये लाभ अंततः बहुत महंगा पड़ता है। कारखाने जो धुआं छोड़ते हैं, उससे वायु में विषाक्तता बढ़ती है और वह सांस के द्वारा शरीर में पहुंचकर न केवल उनमें काम करने वाले श्रमिकों तथा उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को हानि पहुंचाती है, वरन दूर दूर तक हवा के साथ उसका प्रभाव पहुंचता है और उससे जन साधारण के स्वास्थ्य को असीम हानि पहुंचती है। कारखानों के अतिरिक्त रेल, मोटर आदि वाहन भी विषैला धुआं छोड़ते हैं। इससे यात्रा करने वालों को कुछ सुविधा भले ही होती हो, पर सर्वसाधारण को इस विषैले धुएं से हानि ही होती है। कारखानों के निर्माण प्रयोजनों में प्रायः विषैले रसायनों का प्रयोग होता है। वे अंततः किसी जलाशय में बहाने पड़ते हैं, जिनमें वे पहुंचते हैं उनका जल उपयोग के योग्य नहीं रहता। औद्योगीकरण के कारण इन दिनों समूचे विश्व में पर्यावरण बड़ी तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धूलिकण, धुआं और अवशिष्ट पदार्थ या कचरा। इस विषाक्तता का सर्वाधिक बुरा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। पिछले दिनों सन 1968 में ब्रिटेन का समूचा वायुमंडल धूलिकणों से लाल हो उठा था। इसी प्रकार अफ्रीका में युद्धकालीन दिनों में बड़ी मात्रा में धूलिकण उड़कर कैरिबियन सागर तक पहुंच गए थे। वायुमंडल में धूलकणों की बहुलता से लोगों को श्वास लेने में कठिनाई होती है तथा उसके दुष्प्रभाव फेफड़ों की अनेक बीमारियों के रूप में परिलक्षित होते हैं। स्विट्जरलैंड के वायुमंडल में पिछले दिनों 80% तक धूलिकणों की अभिवृद्धि पाई गई थी। इसी प्रकार हवाई टापू में जब से औद्योगीकरण आरंभ हुआ, वहां के वातावरण में इसके अतिरिक्त कारखानों से उठने वाले धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वातावरण को विषाक्त बनाते रहते हैं। इस कारण भी अनेकानेक बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश जापान का टोक्यो शहर आज विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। उस क्षेत्र की विषाक्तता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दिन में 4 घंटे तक वहां की सड़कों पर परेड करने वाली ट्रैफिक पुलिस के लिए स्थान स्थान पर ऑक्सीजन टंकियों की व्यवस्था की गई है, जिससे घुटन महसूस होने पर जब तब वे ऑक्सीजन लेते रहें और जीवन रक्षा कर सकें। शोधकर्ताओं का कहना है कि वहां हर व्यक्ति के फेफड़ों में प्रतिदिन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है जितनी 105 सिगरेट पीने से भरती है। जिन दिनों टोक्यो में घना कोहरा छाया होता है, उन दिनों वहां के विद्यार्थी अपने मुंह में एक विशेष प्रकार की छंतरी पहने रहते हैं और छनी हवा ही सांस द्वारा खींचते हैं, किंतु इतनी सावधानी बरतने के बाद भी वे उस विषाक्तता की मार से बच नहीं पाते। वहां प्रायः हर छात्र आंख, नाक और गले की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त पाया जाता है। जापान में एकमात्र पर्वत फ्यूजियामा है। वहां के लोग इसकी अपने देश के गोवर्धन पहाड़ की तरह ही पूजा करते हैं, किंतु प्रदूषण की चपेट से यह पवित्र पहाड़ भी नहीं बच पाया। अब इस हिममंडित पहाड़ के वर्ष में मात्र 40 दिन ही दर्शन हो पाते हैं। शेष दिनों में यह औद्योगीकरण के कारण उत्पन्न धूल और धुएं से आच्छादित रहता है। कुछ वर्ष पूर्व इस विष वर्षा के कारण टोक्यो शहर की औसत मृत्यु संख्या 160 से बढ़कर 170 हो गई थी। जब कारखानों को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया, तब कहीं जाकर मृत्यु दर घटकर 119 हुई। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व अमेरिका का पिट्सबर्ग शहर धुएं के कारण उत्पन्न विषाक्तता के लिए विख्यात था। इसके कारण वहां के निवासियों ने सफेद वस्त्र पहनना छोड़ ही दिया था, कारण श्वेत कपड़े पहनने के कुछ ही क्षणों बाद उस पर कालिख की एक मोटी परत जम जाती थी और कपड़ा काला पड़ जाता था। उन्हें धोकर बाहर सुखाया जाता, तब भी यही स्थिति सामने आती। उन दिनों वहां की स्थिति इतनी खराब थी कि धुएं के सघन अंबार के कारण पास पड़ोस के मकान भी दिखाई नहीं पड़ते थे, किंतु जैसे ही मूर्छना हटी,
उस धूम्र प्रदूषण पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया गया और आज पिट्सबर्ग अमेरिका के सबसे अधिक साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद वहां धुआं और धूल में 84% की कमी आई। यदि मनुष्य सामूहिक रूप से मिलजुल कर प्रयास करे तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न निकाला जा सके। सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुसार औद्योगिक प्रगति के नाम पर अमेरिका विश्व का सबसे अधिक विषाक्तता उत्पन्न करने वाला देश है। संसार की सबसे अधिक अंग्रेजी दवाइयां भी यहीं बनती और बिकती हैं। वातावरण में बढ़ रहा विषाक्तता के कारण मनोरोगियों, सनकियों एवं अधःविक्षिप्तों की संख्या भी सबसे अधिक उसी देश में है। इसी तरह कुछ वर्ष तक ब्रिटेन में 70 अरब पौंड वार्षिक खर्च ऐसे रोगों पर किया जाता रहा जो प्रदूषण के कारण पैदा हुए थे। विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश जल एवं वायु को दूषित बनाने में भी आगे निकल गए हैं। इसका दुष्परिणाम उन्हें तो भुगतना ही पड़ रहा है, पर उसकी चपेट में आने से अन्य देश भी अछूते नहीं बचे हैं। विश्व के अधिकांश जलागार आज कारखानों औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न कचरों से प्रदूषित हो रहे हैं। समुद्र तो विकसित देशों के कबाड़ खाने बन गए हैं। प्लास्टिक, रंग, रबर, विभिन्न प्रकार के विषैले रसायनों एवं रेडियोधर्मी पदार्थों के अवशेषों को इन्हीं को समर्पित कर दिया जाता है। इससे जल प्रदूषण तो होता ही है, समुद्री जीव जंतु भी बड़ी तेजी से मारे जा रहे हैं। जो किसी प्रकार बच जाते हैं, उनके शरीर में भी इनका प्रवेश हो जाता है, मछली एवं अन्य जलीय जीवों के माध्यम से। ये घातक रसायन मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होकर तरह तरह की जानलेवा बीमारियां पैदा करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पादनों के 5 लाख टन कचरे समुद्र में बहाए जाते थे, किंतु वर्तमान समय में यह मात्रा अब 10 गुनी अधिक हो गई है। इन कचरों में विभिन्न प्रकार के रसायन, धातु, रेडियोधर्मी अवशेष, गैसें, दवाइयां आदि सम्मिलित हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष 50 लाख टन से लेकर 1 करोड़ टन खनिज तेल एवं उसके अन्य उत्पाद नदियों में बहकर समुद्र में पहुंचते हैं। 20-30 लाख टन के करीब मोटर वाहनों का धुआं प्रतिवर्ष वातावरण में मिलकर पुनः बारिश के साथ समुद्री सतह पर अवक्षेपित हो जाता है। तेल वाहक जहाजों से 10-15 लाख टन तेल बहकर जल में मिलता है। इसके अतिरिक्त बड़े शहरों का मलमूत्र अन्य गंदगी भी नदी नालों के माध्यम से इसमें मिलते रहते हैं। नदी जैसे छोटे जलाशयों के पानी का तो नवीनीकरण भी होता रहता है, पर समुद्री जल को इस प्रक्रिया में युग बीत जाते हैं। इसी कारण इनके प्रदूषण का प्रभाव भी लंबे समय तक बना रहता है और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता रहता है। फाइटोप्लैंक्टन जलीय वनस्पतियों समुद्री सतह पर सदा तैरते रहते हैं। गंदगी और प्रदूषण के लिए ये एक प्रकार से छन्नी का काम करते हैं। इनकी समाप्ति समुद्री जीवों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सन 1900 में 1 लीटर समुद्री जल में 2.25 घन से मी ऑक्सीजन पुली रहती थी, किंतु प्रदूषण के कारण धीरे धीरे इसकी मात्रा में कमी आती गई। सन 1940 में घटकर यह 0.45 घन से मी रह गई, जबकि वर्तमान समय में इसकी यह मात्रा मात्र 0.1 घन से मी से भी कम रह गई है। समुद्री जीवों के लिए भी प्राणवायु उतनी ही आवश्यक जितनी हमारे लिए। यदि इसकी मात्रा इसी प्रकार निरंतर घटती गई तो कुछ ही दिनों में न केवल समुद्री जीवों का सफाया हो जाएगा, वरन मानवीय अस्तित्व के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगा।